एक मिनट। आपका झांसी दर्शन में, जैसा कि आपको मालूम है कि विधानसभा के इस समय चुनाव चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हमारे साथ हैं यशपाल भैया जी। और यहाँ पर मैंने देखा कि इनके साथ में अभी कुछ लोग जगह पे गया तो बड़ी ग्रामीणों को बड़ी उम्मीद और बड़ी आस है इनसे। आइए कुछ इनसे कुछ राजनीति तो होती रहती है, लेकिन चूँकि ग्रामीण परिवेश में हम यहाँ पर हैं तो कुछ अलग तरह की इनसे बात करते हैं। समस्याएँ हैं, बेरोजगारी, इस पर तो हम लोग चर्चा करते रहते हैं, लेकिन कुछ अलग तरह से हम बात करना चाहते हैं इनसे। जी यशपाल जी, बुंदेलखंड में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि युवा और स्मार्टनेस में आप हैं। धन्यवाद। मतलब इसका भी फायदा मिलता है चुनाव में। आपको क्या लगता है कि जो युवा भी स्मार्टनेस है, बेरोजगारी के लिए परेशानी हमेशा रही है, तो आपकी ये जो स्मार्टनेस है, आपके चेहरे की खूबसूरती है, इसका फायदा कहाँ तक युवा और युवतियों को मिलेगा? नहीं, काम चेहरे की तो पता नहीं, लेकिन काम की खूबसूरती ज़रूर मिलेगी लोगों को। मेरा काम करने का तरीका भी उतना ही अच्छा है। दोनों चीज़ें मिक्स हैं। हाँ, दोनों चीज़ें मिक्स हैं और हम लोग युवाओं के लिए बहुत सारा काम करना है आने वाले समय में। हमें जो बेरोज़गारी जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से पलायन हो रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ से बुंदेलखंड से और दूसरे शहरों में, तो प्राथमिकता ये होगी कि यहाँ का नौजवान कहीं बाहर जाके काम ना करे, अपने क्षेत्र में ही रह के उसे नौकरी मिले, काम मिले और खेती बाड़ी करे। उसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, जैसे जो नए रोज़गार आ रहे हैं, 32 लाख रोज़गार पहले 6 माह में आएंगे, तो वो बवीना क्षेत्र में भी 10-15 हज़ार 20 हज़ार रोज़गार जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए हम प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोगों को उससे जोड़ा जाए। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री और छोटी छोटी इंडस्ट्री डेवलप करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि लोगों को यहीं पे काम मिले, यहीं पे कुछ करने का मौका मिले। देखिए, मेरा एक अस्वाभाविक सवाल है कि अक्सर क्या है कि देखिए आप ग्रामीण अंचलों का दौरा कर रहे हैं और आपका जो क्षेत्र है अक्सर क्या है कस्बा या ग्रामीण अंचलों में एक समाहित है, तो लोग को बड़ी आस और उम्मीद रहती है, लेकिन अक्सर क्या है जो विधायक बन जाते हैं इनकी आस और उम्मीद को तोड़ देते हैं, कभी मिलते नहीं है, फिर मालूम चला कि वो अपने कुछ नए कामों में बिजी हो गए हैं। अब देखिए आपका भी व्यापार है, सब कुछ है, तो आपको क्या लगता है कि आप इनकी उम्मीदों पर, क्योंकि एक ग्रामीण आपसे आज तो ठीक है चुनाव है तब आप आए हैं, हालांकि दूसरी पार्टी के भी आ रहे हैं, दशरन्ना भी आ रहे हैं, विधायक राजीव जी भी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको मतलब क्या इनसे दिल से प्रेम लगता है कि हमें हमेशा इनका किस तरह से? देखिए मैं ये काम स्वेच्छा से कर रहा हूँ। मेरे पास पैसे कमाने का ज़रिया बहुत दूसरी जगह से है। ये मैं अपनी इच्छा से लोगों की सेवा के लिए कर रहा हूँ। यहाँ आने की बात तो इस गांव में कम से कम नहीं तो पिछले 5 साल में मैं 50 बार आ चुका हूँ। यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, सब में आता हूँ मैं, और लोगों ने मेरा काम करने का तरीका भी देखा है। यहाँ पे यहीं पे पास में हमारा एक केंद्र है, नया सवेरा केंद्र है, जिससे हम गाँव वालों की मदद करने का प्रयास भी करते हैं। अब अगर लोग हमें इस काबिल समझते हैं, लोग हमें ऐसा मौका देंगे कि हम कुर्सी पे बैठ के इनकी मदद कर सकें, तो कुर्सी पे बैठ के करेंगे। नहीं देंगे तो जहाँ से बैठ के कर रहे हैं वहाँ से करेंगे। ये मेरे लिए कोई सम्मान की या उसकी लड़ाई नहीं है, ये तो मैं स्वेच्छा से लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, कहीं भी दूसरे देशों में देखते हैं, तो हम हमेशा कोसते हैं हिंदुस्तान में तरक्की क्यों नहीं हो रही, हमारा देश इतना पीछे क्यों। तो कोसने की जगह कुछ प्रयास कर लें, प्रयास करके देखा जाए कि क्यों नहीं हो रही है, कुर्सी पे बैठने वाले लोग क्यों बदल जाते हैं। तो वही प्रयास है कि बैठ के लोगों की मदद कर सकें, ताकि हम बाहर जाके अपने मुल्क को ना कोसें कि हमारे यहाँ प्रगति नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पे काम नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे सांसद से लेके और निचले लेवल तक सब भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सारी हवा में जीते हैं। जब कोई व्यक्ति हवा में जीतता है ना, तो उसे वोट की कदर नहीं होती। यदि व्यक्ति वोट कमाता है लोगों के लिए काम कर करके, तो लोगों को वोट की कदर होती है, लोग बनाते हैं, लोग काम करते हैं, लोग आम आदमी का दिल जीतने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हवा में वोट चला जाता है तो लोगों को बहुत आसान होता है। हो सकता है पिछली बार अगर मैं जीत जाता तो मुझे इतना अनुभव ना होता। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि जो भी हालात जैसे भी हों, उसमें हमेशा सकारात्मक चीज़ सोचनी चाहिए। तो मैं हारा तो मुझे बहुत बड़ा अनुभव हुआ 5 साल लोगों के बीच में काम करके, इनकी समस्याओं को जान के। आज जब मैं चुनाव में इनके बीच आ रहा हूँ तो मुझे ज़्यादातर चीज़ों की जानकारी है। तो हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारे यहाँ इतने सांसद, विधायक, प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और
बहुत सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, कहीं से भी कोई काम नहीं हो रहा। ये सिर्फ ओहदा पाने का एक ज़रिया है कि लोग अपने स्टेटस सिंबल के लिए ओहदे रख लेते हैं और काम नहीं करते। देखिए योगी जी आज झांसी आ रहे हैं, सब मेरे ख्याल से पहुंच गए होंगे। तो वैसे तो मेडिकल कॉलेज में जब कोरोना वायरस चला था तो उन पत्रकारों से उन्होंने बात नहीं की थी, अपनी बात कह के चले गए। तो उन्होंने कहा ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है। तो आज जब वो रोड पर आ रहे हैं, मतलब रोड पर आ रहे हैं, ये सब तो हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन मतलब रोड पर रोड शो कर रहे हैं वो, तो इतनी जरूरत, मतलब इतनी आवश्यकता क्या लगी उनको कि रोड पर आना चाहिए? आपको क्या लगता है कि आपकी सोच क्या है? नहीं, मैं तो वो तो आएंगे ही, देखिए चुनाव है, लेकिन मैं जनता से कहूँगा कि वो ये सवाल भूलें ना, क्योंकि ये नेताओं को बहुत, इन नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मुद्दा कब बदलना है। अभी 7-8 महीने पहले इतनी बुरी हालत थी, लोग अस्पतालों में लाइन में लगे थे, लोग दिन सैकड़ों की तादाद में लोग मर रहे थे, तब ये लोग कहाँ थे? वही अस्पताल काम आया जो हमारी सरकार में बना था। हम ही लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट 10 दिन में लगा के चालू करा दिया और ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी। जिनके पास पूरे प्रदेश का धन है, पूरे प्रदेश की सत्ता है, क्या वो ये काम नहीं कर सकते थे? तो ये सवाल लोगों को उनसे पूछने चाहिए आज जब, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, जब हमारी जवाबदेही है, हमसे पूछो, इनका सवाल पूछने का अधिकार है इनका, और इनको सिर्फ जिंदाबाद के नारे नहीं लगाने चाहिए, सवाल करने चाहिए। और मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ कि नेता आएगा, आप जिंदाबाद के नारे लगाओगे, चला जाएगा, उसको क्या पता चलेगा? तो आप अपनी बात रखिए, जो नया व्यक्ति आ रहा है उससे रखिए कि आप ये काम कराओगे, हमारे यहाँ ये समस्या है, तो हम आपके बारे में सोचेंगे। तो इसलिए संवाद के ज़रिए लोकतंत्र में इसका हल निकाला जा सकता है। थोड़ी जनता को भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपने एक बड़ी अहम बात कही है कि मतलब जैसे लोग हमसे पूछें, लेकिन अक्सर एलिगेशन लगते हैं समाजवादी पार्टी पर, लोग डरते हैं। तो क्या मतलब एक डरते हैं, नहीं है, मैं भी डरता हूँ, वो तो एक बात की बात है, लेकिन इस डर का कारण क्या है? ये डर कैसे दूर होगा? क्योंकि मुद्दा डर का है। इस बार चुनाव योगी सरकार विकास के नाम पर नहीं लड़ रही है, रोजगार के नाम पर नहीं, वो इस बार जो चुनाव लड़ रही है डर के नाम पर। आप हमारा मैं आपको बताता हूँ, डर ही चल रहा है। देखिए उन्होंने 5 साल में कोई काम तो किया नहीं है, जिसके अब भाई 5 साल सत्ता में रहने के बाद आदमी अपने किए गए कामों को लेके जाता है। आज वो हमारी बुराइयां गिना रहे हैं। रही बात डर की, तो यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं भाई, मुझसे तो शायद ही है किसी को डर लगता हूँ। अभी चुनाव चल रहा है ना। हाँ, चुनाव के पहले भी और बाद में भी, कभी हम सत्ता में भी रहे, हम लोग यहाँ पे आते रहे, तो हम मुझसे किसी को डरने की जरूरत है नहीं ना। मेरा यहाँ पे कोई ऐसा काम चलता है। पार्टी के बारे में हो सकता है, मैं ये नहीं मानता, सत्ताधारी पार्टी कोई भी होती है उसमें गलत लोग आ जाते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति, जो वहाँ का व्यक्ति, उनका प्रतिनिधि, अगर उसकी नीयत साफ है तो कोई गलत काम नहीं कर सकता। तो ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आज के समय में क्या यहाँ पे सब ठीक है, उनके लोग भी मुकदमेबाजी कर रहे हैं, उनके लोग भी, क्योंकि प्रतिनिधि जानबूझ के ये सब चीज़ें करवा रहे हैं। तो यदि नेता की नीयत साफ है तो कहीं कोई गलत काम नहीं हो सकता। तो ये लोगों को तय करना है कि किसकी नीयत साफ है, किसकी नीयत कैसी है। बहुत बढ़िया। देखिए जुआ, शराब और सट्टा, मतलब मैंने देखा कि जुआ, शराब, सट्टा, किसी की भी सरकार हो, अवैध खनन एक नहीं हुए कभी बंद। इस पर आप क्या कहेंगे, कैसे बंद देखिए, सकते हैं आप? जुआ, शराब, सट्टा से मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आप क्या प्रयास करेंगे? मतलब विधायक बन जाते हैं प्रयास के लिए मैं बात बताता हूँ। देखिए खनन, सबसे पहली चीज़ खनन, जिसके लिए लोग मैं खुद पहले दिन अपने चिट्ठी, अगर ये लोग मुझे चुनेंगे, मैं लेटर हेड पे लिख के दूंगा, बुंदेलखंड में खनन के मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं तो कहूँगा एक भी डंपर बालू नहीं उठाई जानी चाहिए। हमारी नदियों को काट रही है। हाँ, वो हम एनजीटी ने रोक लगा रखी है, लेकिन सरकार को क्योंकि और लोगों को पैसा मिलता है इसलिए करते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा ये काम बंद हो जाए। और इतने लोग खड़े हैं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर कोई मेरा आदमी या मेरे परिवार का व्यक्ति इसमें लिप्त मिल जाए तो मेरा त्यागपत्र ले लेना उसी दिन। मुझे इतना शौक भी नहीं है इस तरीके से झूठ बोल के राजनीति। हाँ, मंदिर भी पीछे बना हुआ है। तो हाँ, तो पहली चीज़। दूसरा, जो दूसरी सट्टाबाजी और ये सब की आप बात कर रहे हैं, तो बड़ा बवाल चल रहा है झांसी में। आप ये लोग विधायक जी ने, वो अभी तो आपको मालूम है, बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं श्री कैलाश साहू जी, तो उन्होंने आपको एक खुलासा किया। उन्होंने कल मीडिया को उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय वो करीब 3 करोड़ 19 लाख का सट्टा 7 फरवरी को जालौन में पकड़ा गया। तो बड़ा बवाल चल रहा है, उन्होंने मीडिया के सामने रूबरू। तो ये सत्ता के लोग, देखिए जिनका राजनीति में सिर्फ आना सिर्फ एक धन कमाने का लालच है, जिनको लालच है इस चीज़ का कि हम पैसा कमाएं, वो लोग इस तरीके के कामों को संरक्षण देते हैं। आज के समय पे भी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आपको सब पता है कि जिसके राज में फल फूल रहा है। तो लेकिन मेरा इन चीज़ों से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ना मेरा कोई मतलब है। मैं तो प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करूँगा, ये सब चीज़ें बंद की जाएँ, इन लोगों को, नौजवानों को सही रास्ते पर लाइए।
ताकि ये लोग काम कर सकें, ये गलत चीज़ों में ना उलझें। और मेरे क्षेत्र में अगर हम लोगों की सरकार बनती है और मैं यहाँ से चुना जाता हूँ तो इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, ये चीज़ें जड़ से ख़त्म कर दूँगा। देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या होती है स्वास्थ्य की, ठीक है, आयुष्मान योजना भी है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत से लोगों तक वह योजना नहीं पहुंच पाई है। तो क्या भविष्य में अखिलेश जी कुछ इस तरह की योजना लाएं, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम लोग सब कोई काम के नहीं रहते हैं, और ग्रामीण अंचलों में ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, यहाँ से पहुँचने में दिक्कत होती है, चूँकि ये क्षेत्र बड़ा है और चूँकि समुदाय स्वास्थ्य केंद्र कैसे हैं जानते हैं, और हमारी झांसी की इमरजेंसी में तो डॉक्टर मालूम है तुरंत तैयार बैठे हैं कि आप आओ, तो वहाँ तो बहुत बड़ी समस्या रहती है। इसके विषय में क्या देखिए, हम लोगों का प्रयास से हमारी पार्टी ने 5 बड़े काम पूछे थे। हमने इसी क्षेत्र में 100 बेड का एक अलग हॉस्पिटल मांगा था कि अगर हम जीतते हैं तो हमें जनता कि मतलब बबीना में प्रॉपर कहाँ, ये जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं इससे बबीना के बीच में कहीं पे भी बनाए हैं। तो एक तो 100 बेड का अस्पताल, ये हमारी पार्टी ने 5 बड़े काम पूछे थे जो आप अपनी विधानसभा में कराना चाहेंगे, तो हमने उनको 5 काम दे दिए हैं। अस्पताल हो गया, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दी थी, यूनिवर्सिटी स्टेडियम के साथ। एक हमने 24/7 लाइब्रेरी दी थी कि 24 घंटे खुलने वाली लाइब्रेरी, जिसमें कम से कम 500 से 1000 बच्चे एक टाइम पे पढ़ सकें निःशुल्क, जब भी वो आना चाहें। इसी तरीके से हमने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या बड़ी डेयरी एक खोलने के लिए प्रयास किया था, वो भी इसी क्षेत्र में खोली जाएगी, जिससे लोगों को, यहाँ पे ज़्यादातर लोग दूध बेचने का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, दोनों का रॉ मटेरियल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या डेयरी है। तो ये सब चीज़ें से जब उद्योग के आ जाने से, जैसे BHEL आ जाने से आसपास के क्षेत्र का विकास हो गया। इसी तरीके से प्रयास ये रहेगा कि इन क्षेत्रों में भी लोग जुड़ें इंडस्ट्री से। और एक हमने 2 नहर की मांग की थी सिंचाई के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में सिंचाई की बहुत कमी है। तो ये 5 बड़े कार्य थे जो हमने रखे थे, हमारी पार्टी ने स्वीकार भी किए हैं कि आपके काम जो भी आपने दिए हैं सरकार बनने पर वो किए जाएंगे। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, आपका वादा 300 यूनिट पे है जी। आपको लगता नहीं कि इतना राजस्व कहाँ से आ गया, पैसा कहाँ हमने से आएगा? पूरी कैलकुलेशन करके आप मीडिया के सामने रखी थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि 300 यूनिट बिजली, 5 बोरी यूरिया, 2 बोरी DAP फ्री, 1500 रुपये पेंशन और अन्य योजनाएं पूरे राजस्व के 10% के बराबर हैं। और यदि लोगों की जेब में, प्रति व्यक्ति की जेब में अगर 5 से 7 हज़ार रुपये प्रति महीने बच रहा है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो ज़्यादा काम कर सकते हैं और प्रदेश को राजस्व में उतनी ही ज़्यादा भागीदारी दे सकते हैं। प्रदेश का 10% राजस्व अगर लोगों के लिए चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक हमारा प्रयास है कि लोगों को सहूलियत मिले ताकि वो और काम कर सकें, बच्चे पढ़ें, बच्चों को शिक्षा मिले ताकि वो आने वाले प्रदेश के भविष्य में अपना योगदान दे सकें। तो वो 10% जो है वो हमें कम से कम 50% हमारा राजस्व बढ़ाएगा भी। अब देखिए, मैं आप चूँकि युवा हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं और हम मतलब काफ़ी अच्छे हैं। एक चीज़ आइए, एक सबसे ज़्यादा समस्या आती है लाइट की, बिजली की। अच्छे ऊर्जा के विषय में आप क्या जानते हैं और मतलब जानते क्या है, मेरा सवाल ये है, और इसको कितना आप आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आने वाला भविष्य इसी का है, ये तो आप मानते हैं? हाँ जी, इसके विषय में कोई नया प्लांट हो, क्योंकि ये एक सबसे मतलब ज़रूरत की चीज़ है। नहीं, देखिए हम लोग आपने विदेशों में देखा होगा, गए थे आप? सब जगह देखिए गैस पावर प्लांट होते हैं, कोल पावर प्लांट होते हैं, 2 तरीके की तकनीक से बिजली अभी ज़्यादातर बन रही है। सोलर पावर है, सोलर पावर से बहुत ज़्यादा उत्पाद नहीं हो पाता। लेकिन यदि प्रदेश सरकार, सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या हमें इन सब चीज़ों पर जाने की अभी ज़रूरत है, ग्रीन एनर्जी पे पहले हम अपने गाँव में एनर्जी तो पहुँचा लें, फिर हम ये ग्रीन एनर्जी एक सोफिस्टिकेटेड चीज़ है। तो हमारे यहाँ एनर्जी की वेस्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखिए, हाँ, लाइन लॉस बहुत है। दूसरा चीज़, हमारे प्रदेश के 3 बड़े पावर प्लांट अभी आधी कैपेसिटी पे चल रहे हैं। प्रदेश सरकार उनका जो MOU है वो इतनी गलत तरीके से साइन किया गया है। जैसे रोसा में रिलायंस का प्लांट है, वो आधी कैपेसिटी पे चल रहा है। यदि इन पावर प्लांट को फुल कैपेसिटी पे चलाया जाए, इनके पेमेंट्स प्रॉपर किए जाएँ और ट्रांसमिशन की सुविधाएं अच्छी की जाएं, तो पहले तो प्राथमिकता होनी चाहिए प्रदेश में घर घर बिजली पहुंच जाए। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में खास करके कि पावर प्रोडक्शन कम है, पर्याप्त पावर प्रोडक्शन है अभी, मतलब हाँ, जितना हमें ज़रूरत है। लेकिन हमारी कुछ यूनिट हाफ कैपेसिटी पे चल रही हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए सबसे पहले ट्रांसमिशन और जो पावर प्लांट की फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और सरकार को अच्छी सुविधा देनी चाहिए। जब सरकार बिल ले रही है तो वो उसके अगेंस्ट में सर्विसेज भी दे। और थोड़ी बहुत हमारे यहाँ जो बिजली की चोरी होती है वो भी धीमे धीमे कम होती जा रही है। और अब जब सरकार ने कह दिया कि 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, तो चोरी लगभग ही बंद सी है, ना के बराबर हो रेंटल तो उसका भरेगा, रेंटल वो करेगा। तो आने वाले समय में प्रयास यही रहेगा कि सरकार किस तरीके से इसका जो एफिशिएंट तरीके से एनर्जी को एंड यूज़र तक पहुँचाए। देखिए, अब 3 दिन रह गए चुनाव के,
आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए। वैसे मतलब आपको क्या लगा, आपकी हेल्थ पर, मतलब आपसे पूछो आपकी हेल्थ पर कितना असर आया, मतलब कुछ वजन वगैरह कुछ कम हुआ, मतलब कि लगा कुछ आपको, क्या लगता है? मतलब थोड़ा सा एक मतलब एनर्जी बरकरार है कि कुछ ऐसा लगता है? नहीं, एनर्जी बरकरार है, बस मेरा थोड़ा गला खराब हो गया था बीच में। अच्छा, चलिए ठीक है, पानी वानी लेते रहिए। मैं आपको बताते चलूँ, हमारे साथ हैं यहाँ पर यशपाल यादव जी, बबीना विधानसभा से, यह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। आपने इनकी बातें सुनी है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वैसे कहा जाए, एक कवि ने कहा था कि भारत युवाओं का देश नहीं है, भारत बूढ़ों का देश है। भाई यहाँ अधिकतर जो भी राज करने वाले होते हैं अक्सर बहुत अधिक उम्र के होते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अक्सर युवाओं को भी मौका मिले, और जो नम्रता से, सौम्यता से और सभ्यता से अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो देखते हैं आज की युवा पीढ़ी इनको कितना उत्साह बढ़ाती है। खैर, ये सब बातें तो बात की बात। 10 मार्च को देखते हैं कहाँ तक इनकी सफलता, इनके कदम कहाँ तक बढ़े हैं। बबीना विधानसभा से नीरज साहू के साथ पंकज।